अच्छा जी, ये लेक्चर हमारा इंग्लिश एसे के हवाले से थर्ड है। और इसमें हमने जो लेक्चर नंबर वन, लेक्चर नंबर टू, लेक्चर नंबर वन में हमने देखा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह का रिक्वायर्ड होता है इंग्लिश एसे में। ठीक है, एक सेंटेंस क्या होता है उसका हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि किस तरह से हम एक सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट सेंटेंस है। वो किस तरह से हम किसी सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करते हैं। अदरवाइज जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो एग्जामिनर है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता कि भाई ये किसी अच्छे बच्चे का सेंटेंस लिखा हुआ है। देन हमने कल वाले लेक्चर में देखा कि ऐसे का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, जनरल स्कीम ऑफ ऐसे क्या होती है। ऐसे ही आज हम ऐसे के टाइप्स देखेंगे। उसके बाद फिर हम क्योंकि ऐसे के टाइप्स करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने जब थीसिस स्टेटमेंट देखनी है, जब हमने आउटलाइन देखनी है, जब हमने इंट्रोडक्शन बॉडी पैराग्राफ पे काम करना है, तो दो तरह के ऐसे हैं बेसिकली। उन दोनों तरह के ऐसे के स्ट्रक्चर्स को, पैराग्राफ को पैरेलल लेकर हम चलेंगे। क्लियर होगी बात? चले सबसे पहले देखते हैं कि आज का जो लेक्चर है उसमें हमने क्या पढ़ना है। बेसिकली हम ये देखेंगे कि ऐसे की मेजर टाइप्स क्या हैं। नंबर वन। अच्छा, सबसे पहले देखना है कि ऐसे की मेजर टाइप्स क्या हैं। ठीक है, जिसमें हमें पता लगेगा कि एक इशू बेस्ड ऐसे होता है और एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है। ये दो बेसिकली मेजर टाइप्स ऑफ ऐसे हैं। उसके बाद हम इनकी बहुत सारी एग्जांपल्स देखेंगे, इतनी एग्जांपल्स देखेंगे कि आप थक जाओगे कि सर इतने सारे मतलब एग्जांपल्स। और उन्हीं उन्हीं डिफरेंट एग्जांपल्स को लेकर हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को। इशू बेस्ड और आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव कई तरह के हो सकते हैं, जो आइडिया भी हो सकता है, कोई कोट्स हैं, विजडम कोट्स हैं, कोई प्रोवर्बियल फ्रेजेस हैं। इन सब को हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इशू बेस्ड ऐसे है उसको अटेम्प्ट क्यों करना चाहिए, और या आर्गुमेंटेटिव ऐसे है उसका प्रोस एंड कॉन्स क्या है। इसी तरह आर्गुमेंटेटिव ऐसे को लेके क्या मिथ्स एग्जिस्ट करती हैं और उसको फिर हम काउंटर भी करेंगे। और एट द एंड हम एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स को भी साथ के साथ लेकर चलेंगे। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हमने इंग्लिश अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, वो लाजमी है। लेकिन चूंकि ये हमारा वन मंथ का कोर्स है इंग्लिश ऐसे का, चुनाचा फिर मैं इसको पैरेलल लेकर चलूंगा। अब अगर हम 10 से 12 दिन सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ही लगा देंगे तो फिर हम इंग्लिश ऐसे को थोड़ा थोड़ा सा लेकर नहीं चल सकते। तो मैं मेरी क्या फिलॉसफी है, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा काम करना चाहिए। थोड़ी सी आपको थोड़ा सा कुछ एक कॉन्सेप्ट दे दिया, उसके बाद आपकी असाइनमेंट है, आप उस पर काम करो, आप उस पर खुद से लिखो, और फिर मैं चेक करूँ, इवेल्युएशन करूँ। तो इस तरह से हम चीज़ों को लेकर चलेंगे। हम इंग्लिश के जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी साथ साथ लेकर चलेंगे, और अपने एसे का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट ठीक है डेली बेस पे करेंगे। नंबर वन, टाइप्स ऑफ ऐसे। टाइप्स ऑफ ऐसे में इशू बेस्ड ऐसे होता है, आर्गुमेंटेटिव बेस्ड ऐसे होता है, इसको एक्सपोजिटरी ऐसे भी कहते हैं, प्लस लिटरेरी या रिफ्लेक्टिव ऐसे होते हैं। ये जो लिटरेरी और रिफ्लेक्टिव ऐसे हैं ये हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में कम आते हैं। रिफ्लेक्टिव ऐसे का मतलब होता है कि किसी पर्सनैलिटी पे आ गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये इतना नहीं ये ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में, ना लिटरेरी है, लिटरेचर से रिलेटेड नहीं होंगे। तो असल क्या है, इशू बेस्ड और आर्गुमेंटेटिव। अभी आप देखिएगा कि कितने पास पेपर में ये जितने भी ऐसे आए हुए हैं इसी से रिलेटेड आए हुए हैं। अब हम चलते हैं इशू बेस्ड ऐसे और आर्गुमेंटेटिव ऐसे, इनका हमने कंपैरिजन देखना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आगे बहुत सारी एग्जांपल्स भी आएंगे। इशू बेस्ड क्या होता है? इशू बेस्ड मीन सोसाइटी में कोई भी इशू है, सोसाइटी में कोई इशू है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आप में से कोई बताएगा हमारी सोसाइटी में कौन कौन से इश्यूज हैं? चलें जी, हरी अप। जो बोल के नहीं बता सकता वो टाइप कर दे, लिख दे। चलें एक एक इशू बताएं जी हमारी सोसाइटी में।
हाँ जी बिल्कुल ठीक है, एनर्जी क्राइसिस और हुमैरा, एमन, ग्लोबल वार्मिंग, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अभी जिस तरह वाटर इश्यूज हुआ है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, ये भी एक इशू है। जबकि आर्गुमेंटेटिव क्या होते हैं कि आपको कोई कोई भी फिलोसफिकल टॉपिक दे दिया जाता है, आप फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको सपोर्ट करते हो या निगेट करते हो। कोई भी हो सकता है, जिस तरह भी हमने देखा, क्योंकि वो विजडम कोट्स भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने कल एग्जाम्पल दी थी वही लेते हैं कि वायलेंस इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ इनकम्पिटेंट। वायलेंस इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ इनकम्पिटेंट। अब आप पर है कि आप उसको सपोर्ट करते हो कि वाकई वायलेंस जो है वो लास्ट रेफ्यूज है इनकम्पिटेंट का, या आप इसको निगेट करते हो, या आपका ये आर्गूमेंट होता है। क्लियर होगी बात? तो नाचा, अब हम इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं और इस मिथ को क्लियर करेंगे। ठीक है, आपको बहुत हद तक क्लैरिटी आएगी कि आखिर ये दो ऐसे किस तरह के होते हैं और क्यों तमाम स्टूडेंट्स इशू बेस्ड ऐसे की तरफ ही मूव करते हैं, जिसमें ज़्यादातर अमूमन स्कोर कम आता है, लेकिन ये ऐसे सिक्योर होता है, लेकिन इसमें स्कोर कम आता है। ठीक है, अब नंबर वन, ये जो इशू बेस्ड ऐसे है जिसमें कोई इशू है, ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है, वेमेन का टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, यानी कि पोल्यूशन है बेसिकली, वो टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज कह लें इसको, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, डिफरेंट कोई भी इशू हो सकता है। आपकी मोबाइल स्नैचिंग हो सकती है, सोशल मीडिया पे कोई इशू क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, वो सोशल मीडिया खुद, मोबाइल स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, एक न्यू जनरेशन का वो एक इशू है हमारी सोसाइटी का, वो एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड होता है। जबकि आर्गुमेंटेटिव ब्रॉड होता है, उसमें पता ही नहीं है कि आखिर जो राइटर है, राइटर सर जब मैं याद रखें, जब मैं बात करूंगा राइटर की, तो इसका मतलब वो आप हैं, स्टूडेंट है, वो एस्पायरेंट है जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर ऐसे लिख रहा है। याद रखें, जब तक आप किसी भी एग्जाम के स्टूडेंट हो, तो आप एक अच्छे ऐसे राइटर नहीं बन सकते। आपने ये समझना है कि मैं एक राइटर हूँ बेसिकली, और मैंने एक बहुत अच्छा राइटर बनना है। ये जो ऐसे होता है जिसको आप, जो 1500 वर्ड्स का या 2500 वर्ड्स का जो ऐसे आप लिखते हो, ये बेसिकली ये एक राइटर का कमाल है। आप देखेंगे एक बुक का एक छोटा सा टाइटल होता है, 2 से 3 वर्ड का एवरेज, और उस पर वो पूरी बुक लिख देता है, उस पर वो 500 पेजेस लिख देता है। कमाल है ना? तो आप उन 2-3 वर्ड्स को एक्सपेंड करके 1500 वर्ड्स तक नहीं बना सकते? क्या आप बना सकते हो? ठीक है, अगर आप ये समझ लो कि मैं भी एक राइटर हूँ, तो ये ब्रॉड टॉपिक है। इसमें आपको बहुत सारी एविडेंसेस देनी पड़ेंगे, ब्रॉड एविडेंसेस देने पड़ेंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल एविडेंसेस देने पड़ेंगे, डिफरेंट है और ब्रॉड है, इसको आप किसी एंगल से भी लिख सकते हो, इसलिए ये ब्रॉड है। नंबर दो, इशू बेस्ड कहता है कि जी नीड वेरी लिटल इंटरप्रिटेशन, आपको ज्यादा उसकी वजाहत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो क्लियर है। अगर वो बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, आपको पता है कि भाई क्लाइमेट के इश्यूज हैं, और क्लाइमेट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ठीक है, इसको आप डिफाइन तो करोगे, लेकिन इसको इतना इन डेप्थ लेकर आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां जो ग्लोबल वार्मिंग आपके नजदीक है कि कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन से हो रही है, वही दूसरे स्टूडेंट के लिए भी है, वही एग्जामिनर के लिए भी है, पेपर चेकर के लिए भी वही है। ठीक है, ये एक जनरल बात है कि जो हमारा वर्ल्ड है, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, जो भी इश्यूज हैं। लेकिन जब आप आर्गुमेंट की बात करते हो, तो उसको डीपर इंटरप्रिटेशन देनी पड़ती है कि आप उस बात को किस तरह से ले रहे हैं, उस सेंट्रल आइडिया को अपनी तरफ से एक्सप्लेन आपने करना है। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरफ से ले जाते हैं। कल मैंने एक बड़ी एक जोक के अंदाज में एक बात बताई थी। ठीक है, कि एक स्टूडेंट है, वो उसको सिर्फ ऊंट पर ऐसे आता है, और वो किस तरह से फिर हर तरह के ऐसे को उस ऊंट के ऐसे के साथ जोड़कर अपने ऐसे कंप्लीट कर लेता है। तो खैर इसी वही बात है कि आप किस तरफ से आप घुमा फिरा के अपनी बात पे ले आते हो। याद रखिए, किसी महफिल में अगर कोई चोर बैठा हो ना, और जिक्र चोरी का हो रहा हो, तो उसको क्या खदशा होता है कि मेरा ही जिक्र हो रहा है? उसको क्या खदशा होता है, क्या मेरी चोरी पकड़ी तो नहीं गई?
इसी तरह, ठीक है, इसी तरह कोई भी इंसान जिस माइंड का होता है वो क्या सोच रहा होता है, वो यही सोच रहा होता है, वो अपनी हर इवेंट को अपनी थॉट्स के रिगार्डिंग सोच रहा होता है। कोई भी आसपास कुछ भी इवेंट होता है, ठीक है, तो वो अपनी थॉट, अब मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास 10 लाख रुपए हैं और वो मार्केट से जा रहा है, ध्यान से बात को समझना। अब वो मार्केट में गुजरते हुए हर बंदे को शक की नजर से देखेगा, कहीं ये मेरे माल को लूट तो नहीं लेगा। हालांकि अगला बंदा अपने काम से जा रहा है, तो वो क्या है, वो उसके अंदर का डर है, और वो सामने जो भी उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है वो एज अ स्टिमुलस काम कर रहा है, जिसको वो अपनी थॉट्स के रिगार्डिंग जो है वो, ठीक है, मॉडिफाई करता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो इसी तरह आपके सामने आपको कोई कोटेशन दे दी है, कोई भी, आपका जिस तरह का माइंड है आप उसको उस तरफ से लेके जाओगे, इसीलिए इसको आप एक्सप्लेन करते हो कि आप क्यों उस तरफ लेके जा रहे हो जिस तरफ लेके जाना चाह रहे हो। क्लियर है बात? पारल जी, आज इशू बेस्ड ऐसे ऑफन क्लियरली फॉर्मुलेटेड एक्सप्रेशन, ठीक है, क्लियर होते हैं ये, पर क्लियरली फॉर्मुलेटेड एक्सप्रेशन यानी कि क्लियर है, जो भी बात है वो क्लियर है, सबके सामने है। जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है उसमें आइडियाज भी हो सकते हैं, विजडम कोट्स भी हो सकती है, कोई मेटाफोरिकल मेटाफोरिकल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, इन सबको देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। हाँ भाई, यहाँ तक ओके करें, फिर हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्लियर है। तो कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जिनको हम आर्गुमेंटेटिव भी कहते हैं और इशू बेस्ड भी हो सकते हैं, इसको भी इशू बेस्ड ऐसे। अब ध्यान से अपने कान और अपने दिमाग खोल के बैठने आपने, क्योंकि आपका साथ के साथ टेस्ट भी होगा एक, ठीक है, कि इशू बेस्ड ऐसे है या नहीं है। देखते हैं जी, इशू बेस्ड ऐसे की एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1, वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी। इशू है, पानी का इशू है, नेशनल यूनिटी का भी इशू है। किस तरह से जो वाटर क्राइसिस है वो हमारी नेशनल यूनिटी के लिए थ्रेट है, अब जिसको रिजॉल्व करना जरूरी है। तो दोनों तरह दो इश्यूज हैं बेसिकली, उसने इसको मर्ज कर दिया। नेक्स्ट देखें, फेमिनिज्म। अब ये फेमिनिज्म कह लें, इसको वेमेन पे कह लें, इसको जेंडर पे कह लें, फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, ठीक है। अब चूंकि, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये एक इशू है फेमिनिज्म का, लेकिन उसने इसको बनाया कैसे, आर्गुमेंटेटिव। फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, ये आर्गुमेंटेटिव भी है और इशू बेस्ड भी है। इशू बेस्ड इसलिए है क्योंकि फेमिनिज्म का एक इशू चल रहा है हमारी सोसाइटी में, लेकिन यहाँ पर उसने आपको एक ओपन प्लॉट दे दिया है कि आप क्या ओपिनियन देते हो। फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, कि वाकई इशू है भी कि नहीं है, ये आप पर है। नेक्स्ट देखें, इस कॉलोनियल लीगेसी इम्पेडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस। इशू है क्योंकि पाकिस्तान की प्रोग्रेस को हर्ट कर रही है क्या, कॉलोनियल लीगेसी, ये एक इशू है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगेन आप आर्गुमेंटेटिव भी है, क्यों, क्योंकि आप पर डिपेंड करता है, आप कहोगे यस कि कॉलोनियल लीगेसी इम्पीड कर रही है, या नो कॉलोनियल लीगेसी इम्पीड नहीं कर रही। ले रहे बात, तो इशू बेस्ड और, सर, जी, सर इसमें हम जो स्टांस है वो मीडिएटर तौर पे भी ले सकते हैं ना, अगर यस और ना मिले तो। सॉरी दोबारा पूछें। सर मैं कह रही हूँ मीडिएटर के तौर पर भी ले सकते हैं ना यस और ना ही नो हो। कौन बोला है? हेमन, सर एमन जी। कल की क्लास में नहीं थी आप? सर वो पूरी नहीं दी थी। भाई वो तो फिर आप न्यूट्रल ही हो गए ना, इसका मतलब तो यही हुआ आपका दिल नहीं कर रहा लिखने का, यस भी और नो भी, फिर तो यही बात होगी ना। आप एग्जामिनर को कहते हो कि इस मर्तबा मेरा इरादा नहीं है ऐसे में पास होने का और ना लिखने का इरादा है, जब आप न्यूट्रल हो गए हो। नहीं सर, इस तरह से नहीं। जब आप न्यूट्रल हो गए तो फिर लिखोगे क्या? फिर तो आपने एग्जामिनर को बेवकूफ समझ लिया ना कि उसने ये टॉपिक ही क्यों दिया है। याद रखें, देखिए मेरी बात सुने, शायद मैंने कोई तल्ख बात कर दी हो। याद रखें, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट हो,
आपको इंटेलेक्चुअल समझा जाता है, याद रखिए बात, आपको इंटेलेक्चुअल समझा जाता है। और इंटेलेक्चुअल की एक अपनी ओपिनियन होती है, एक अपना स्टांस होता है। आप किसी बात को यस करते हो कि नो करते हो, आप कोई दरमियान की राय नहीं निकाल सकते कि अगर हो जाए तो भी ठीक है, ना हो जाए तो भी ठीक है। ये क्या बात हुई? खाना मिल जाए तो भी ठीक है, खाना ना मिले तब भी ठीक है। नहीं सर, समझ आ रही। ठीक है, तो आपकी अपनी राय होनी चाहिए। और आगे जब हम चलेंगे, आगे हम चलेंगे ना, जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स फॉरवर्ड होंगे, तो मैं आपको एक बात कहूँगा, अभी भी कह देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ आज की क्लास लेंगे। याद रखें कि हमारे जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, शाम को बैठ के चाय पीते हैं, कोई परचून वाला है, कोई रेडी वाला है, वो भी तो बैठ के बता रहे होते हैं ना पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस क्या है। वो भी तो बता रहे होते हैं ना कि मलाला यूसुफजई गलत है कि सही है। वो भी बता रहे होते हैं कि फेमिनिज्म का क्या इशू है पाकिस्तान में। वो भी बता रहे होते हैं बजट ज्यादा आना चाहिए था, कम होना चाहिए था। लेकिन आपने जी ये सर। साबित करना है कि आप कोई परचून वाले नहीं हो, आप कोई रेहड़ी नहीं लगाते, आपकी अपनी, आपके स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होने चाहिए। आप अपने आप को प्रूव करते हो कि भाई मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ और मेरे ये आर्गुमेंट है। आप प्रूफ के साथ आर्गुमेंट देते हो। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट? कि आप में और यस सर। उस कॉमन पर्सन में वो भी आर्गुमेंट देता है, लेकिन उसके ना तो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं और ना वो अपने आर्गुमेंट को प्रूव करता है। ये डिफरेंस क्रिएट करना है आपने। हाँ जी, और कौन कौन से हमारे इशू बेस्ड ऐसे लेकर चलते हैं जी। डज फॉरेन एड हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? हाँ भाई, इशू बेस्ड है कि दोनों है? फॉरेन एड एक इशू है, लेकिन इसने सर एक, दोनों ही है। एग्जैक्टली उसने ऑप्शन दे दिया आपको कि आप बताओ कि फॉरेन एड क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, अच्छी है, हेल्पफुल है, नहीं है। आपने एक स्टांस लेना है, उसके बाद आगे चलना है। चलो, द एमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम। हाँ जी, दोनों है कि इशू बेस्ड है? सर ये दोनों ही। कैसे? सर ये इशू बेस्ड है। हाँ जी, इशू बेस्ड है। इशू बेस्ड है ना। उसने आपको सिर्फ कहा है कि भाई सोशल मीडिया के प्रॉस्पेक्ट्स और प्रॉब्लम्स लिखो। ठीक है, इशू बेस्ड है। याद रखें एक चीज, एक और बात भी है। इशू बेस्ड का मतलब ये नहीं है कि वो कोई सोसाइटी के लिए मसला क्रिएट करेगा तभी वो इशू है। ठीक है, कोई कोई स्टेटमेंट आ गई है, सोशल मीडिया के फवाइद आ सकते हैं, तो वो भी इशू बेस्ड ही है। एक तरह का खास तरह का इशू है। इशू को आप उस नेगेटिव सेंस में नहीं आपने लेना, तो सारी बुरी चीजें तो नहीं देगा ना। अब कोई एआई के बारे में बात करता है, अब एआई के बारे में आप समझो कि इशू बेस्ड है तो मैंने सारी बुराइयां करनी है एआई की, ऐसा तो ना करें ना। आप एआई की खासियत बता सकते हैं, उसके फवाइद बता सकते हो, वो भी इशू बेस्ड ही कहलाएगा। नेक्स्ट है सी पैक एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक सर इम्प्लीकेशंस आर द रीजन एट द वर्ल्ड। हाँ जी, सी पैक और इसके सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस बताएं, इशू बेस्ड है। फिर प्रमोशन ऑफ टैक्स कल्चर, पाकिस्तान में टैक्स कल्चर का एक इशू है। इन पाकिस्तान पर्सपेक्टिव्स, प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, ये सब चीजें बताएं, इशू है। नेक्स्ट, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, नीड फॉर रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। हाँ भाई, इशू बेस्ड है कि दोनों है? इशू बेस्ड है सर। जी, इशू बेस्ड है, क्योंकि वो बता रहा है कि पाकिस्तान, देखो उसने खुद बता दिया कि गुड गवर्नेंस का क्राइसिस है पाकिस्तान में, और आगे बताया कि ये बताएं कि इसको ठीक कैसे करना है। अगर वो ये बात ना करता कि इसकी रिफॉर्म कैसे है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग कैसे करें, देन तो आपके पास ऑप्शन है कि गुड गवर्नेंस क्राइसिस है पाकिस्तान में, या गुड गवर्नेंस का इशू है भी कि नहीं है, गुड गवर्नेंस एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं है। लेकिन उसने आगे खुद ही कह दिया कि भाई गुड गवर्नेंस का क्राइसिस है पाकिस्तान में, उसको ये बताएं कि इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आई जा सकती है। इशू बेस्ड है। और देखें, इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन?
डिजिटल रेवोल्यूशन का एक इशू है पाकिस्तान में, पाकिस्तान इसके लिए तैयार ही नहीं हो पा रहा। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बुक में बहुत पीछे है पाकिस्तान। आप पूरी दुनिया की वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल दोगे, पड़ोसी मुल्क हमारा कितना आगे चला गया टेक्नोलॉजी में, ठीक है, जो हमारा हरीफ है वो सबसे ज्यादा बड़ा। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स। डेमोक्रेसी का एक इशू है पाकिस्तान में, वो कहता है कि होप्स एंड हर्डल्स बताएं, ठीक है। फिर ग्लोबल पावर डायनेमिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ये थोड़ा सा ना सिर्फ पीपीएससी लेवल कैसे नहीं है, इसमें थोड़ा सीएसएस लेवल कैसे भी है, ठीक है। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि भाई आप एक कोर्स फॉर एग्जांपल ऐसे का पढ़ रहे हो, अगर पीपीएससी डिस्क्रिप्टिव के लिए पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओ वहां पर। किसी भी किस्म का ऐसे आ सकता है ना, अब बख्श तो नहीं रहा, जो पीपीएससी एफपीएससी के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में भी एग्जामिनर बख्शता नहीं है, तो आपकी तैयारी अच्छे हाई लेवल की होनी चाहिए। ग्लोबल पावर डायनेमिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। थ्रेट ग्लोबल वार्मिंग, किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, वेज टू काउंटर इट इशू है। पोलराइज पॉलिटिक्स, पाकिस्तान में जिस तरह से पार्टी पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, एक का मुंह मशरिक की तरफ दूसरा मगरिब की तरफ, तो ये पोलराइज पॉलिटिक्स है। उसके बताएं इश्यूज, बताएं चैलेंजेस, बताएं ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इशू बेस्ड है। और देखें पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज, पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज, कश्मीर पाकिस्तान में कितना बड़ा इशू है, आ सकते हैं। ये पेपर में आए, ये सारे पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं, सब के सब पास पेपर्स के टॉपिक्स हैं ऐसे के। पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी, जितने मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ ना सिर्फ सिर्फ यही कर लो आप, तो आपका चाहे कोई जिस तरह का मर्जी पेपर हो, आपको यही लगेगा मैं मुझे तो आता है। द वे फॉरवर्ड बताओ, पाकिस्तान में इनफॉर्मल इकोनॉमी है, उसका हल बताओ, सोल्यूशन बताओ। आईएमएफ का ये इशू है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की बात आ गई। अकर्स आर ब्लेसिंग, हाँ भाई इशू बेस्ड है क्या आर्गुमेंटेटिव है? सर आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव है ये ऐसे। ये बोथ है, ठीक है, ये बोथ है। बेसिकली यूं समझें आप, ध्यान से मेरी बात समझें, ये इसको बोथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में एक स्पेसिफिक इशू है और उसको मॉडिफाई किया गया है आर्गुमेंटेटिव में, ठीक है। अभी आर्गुमेंटेटिव की टाइप्स आप देखना, आर्गुमेंटेटिव कभी भी इशू बेस्ड नहीं बन सकता, लेकिन एक इशू को आर्गुमेंटेटिव बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए जब वो एक इशू को आर्गुमेंटेटिव बनाया जाता है तब हम कहते हैं कि ये इशू बेस्ड भी आर्गुमेंटेटिव बेस्ड भी है। और इसमें फर्क कोई नहीं होना, फर्क सिर्फ होना है स्ट्रक्चर का। फर्क कहाँ आएगा? स्ट्रक्चर का, जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको कल बताए थे कि किस तरह से हम पैराग्राफ डिवाइड करते हैं, इशू बेस्ड के पैराग्राफ कैसे होते हैं और आर्गुमेंटेटिव के कैसे होते हैं। और वो भी जो पैराग्राफ है वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हम 4 5 6 ऐसे करेंगे, 3 इशू बेस्ड कर लेंगे, 3 आर्गुमेंटेटिव कर लेंगे, तो आपको फिर पैटर्न समझ आ जाएगा। 3 4 5 आप खुद कर लोगे, इतने काफी होते हैं बस। अब आते हैं हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे, इशू बेस्ड देख लिया, आर्गुमेंटेटिव इन डिटेल देखते हैं। वंस अगेन इस स्लाइड को दोबारा से पढ़ते हैं। इशू बेस्ड क्या होता है? एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, इशू बेस्ड में स्पेसिफिक टॉपिक होता है, फेमिनिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, टेक्नोलॉजी की बात कर लो, जो वो स्पेसिफिक टॉपिक है। आर्गुमेंटेटिव में ब्रॉड टॉपिक होते हैं, एक टॉपिक ही ब्रॉड होता है। जो इशू बेस्ड है उसको लिटिल इंटरप्रिटेशन चाहिए, उसकी ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसका सेंट्रल आइडिया पता होता है, सभी को पता होता है। जबकि आर्गुमेंटेटिव जो है उसको डीपर इंटरप्रिटेशन चाहिए है, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। व्हेन लाइफ थ्रो व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन मेक लेमोनेड। जब जिंदगी जब जिंदगी आपको लेमन दे
तो उसकी लेमोनेड बना लो, उसका शरबत बना लो, शिकंजी बना लो। ठीक है। अब मैं एक देहाती आदमी हूँ, मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे तो यही लगा कि भाई जब भी, क्योंकि लीमू बहुत ज़्यादा महंगे हैं, और जब आपको कहीं से लीमू मिल जाए तो उनको काफ़ी सारा रस निकाल के लीमू का फ्रिज में रख लो, ताकि आप गर्मी में जैसे ही लीमू महंगे हों तो आप उस लीमू पानी का इस्तेमाल करो। यही मतलब है ना भाई इसका, या कोई और मतलब हो सकता है? When life throws lemon, make lemonade। जी। तो सुनाई दिया है बात मेरी? मैंने क्या, ऐसे का टॉपिक मैंने क्या बोला है और उसकी क्या वजाहत की है? मैं तो वन सेकेंड बोलता हूँ। एक ऐसे है, when life throws lemon, make lemonade। जी, ये चैट में आपको मैंने लिख के दिया है। अब मुझे ये समझ आई, मैंने जब इसको पढ़ा इसका मतलब ये था कि भाई बात ये है, जब लीमू इतने ज्यादा सस्ते हो जाए, जब लीमू बहुत ज्यादा सस्ते हो जाएंगे तो लोग फेंक देंगे ना, स्पेशली सर्दी में। तो आप उन लीमुओं को इकट्ठा कर लो और उनका जूस बनाकर फ्रिज में रख दो। गर्मियों में जब लीमू बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे तो आप उनकी शिकंजी बना बना कर पियो, नींबू पानी पियो, ताकि आपको गर्मी का असर ना हो। मैंने तो इसको क्लाइमेट चेंज पे बना दिया। क्यों भाई? कश्यप, समिया, आप क्या, आपको क्या लगता है इस टॉपिक में क्या है बेसिकली? एनीवन एल्स? डॉक्टर अक्सा? आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई बोल के बता सके? मोहसिन? इसका फेवरेट सीरियल हाँ, खतीजा क्या कह रही है? खतीजा, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। में मौका देते हैं इसको यूज कर सकते हैं जिसे नेटवर्क इशू में कर सकते अच्छा, मैं हैरान हो रहा हूँ कि मैं क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ या कोई पांचवी छठी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आप में से कोई मुझे नहीं बता पा रहा कि भाई ये बात क्या कर रहा हूँ मैं, या आप एटलीस्ट बोल के बताओ कि सर हमें समझ नहीं आ रही, या मेरे अल्फाज की समझ नहीं आ रही, या टॉपिक की समझ नहीं आ रही। एटलीस्ट आप ये कह तो सकते हो। एटलीस्ट इतनी तो आप हिम्मत कर ही सकते हो, जरूरत कर सकते हो। हाँ, एक माइक जो है वो अनम्यूट हुआ था और वो अगेन म्यूट हो गया। बताएं जी, शाबाश, बताएं, बोलें, वरना फिर मैंने इस मीटिंग को यहीं पर एंड कर देना है। हाँ, खतीजा ने थोड़ी सी हिम्मत की है, और अगरचे कुछ गलत है। जी, अक्सर मैं रिपीट नहीं, मैं आपको ये चैट में वंस अगेन सेंड करता हूँ। मैंने आईएसए का टॉपिक सेंड किया है, व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन। व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन, मेक लेमोनेड। लेमोनेड कहते हैं जी शिकंजी को, और बाकी वर्ड्स के तो मीनिंग्स आपको पता है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस सेंटेंस का, इस कोटेशन का क्या मतलब हो सकता है? जो मुझे लगता है वो ये है कि जब, हाँ जी एग्जैक्टली, समिया ने ठीक कहा। बड़ी मुश्किल से समिया ने पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढांड के लेकर आई है कि जब जिंदगी आपको तकलीफें देती है। लेमन बेसिकली देखें तुर्श होता है, लेमन तुर्श होता है, खट्टा होता है। तो
तो ये खट्टा बेसिकली हमारी मुश्किलात की तरफ इशारा है, तकलीफों की तरफ इशारा है। तो वो कहता है कि जब जिंदगी आपको तकलीफ देती है तो आप उसकी शिकंजी बनाएं। अब शिकंजी बेनिफिशियल होती है, आप उससे रिसोर्सेज क्रिएट करें। ठीक है जी। खैर, इस ऐसे को हम बहुत बेहतरीन करके कंप्लीट करेंगे, और फिलहाल इसको इतना ही काफ़ी है। जिस तरह के रिस्पॉन्सेज आप लोगों के आए हैं, सुस्त रिस्पॉन्स, तो बड़ी डीपर इंटरप्रिटेशन चाहिए। समझा, अंदाजा हुआ ना आपको कितनी डीपर इंटरप्रिटेशन चाहिए। तो बहरहाल आर्गुमेंटेटिव ऐसे आइडिया प्रोपोजिशन है, विजडम कोड्स हैं, मेटाफोरिकल स्टेटमेंट्स हैं डिफरेंट। तो ये आर्गुमेंटेटिव है। अब आइडिया प्रोपोजिशंस किस तरह से देखें। आइडिया, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। आप बताओ उसको कि भाई मिथ है कि नहीं है। जेंडर इक्वालिटी मिथ है कि नहीं है, जेंडर इक्वालिटी अचीवेबल है कि नहीं है। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट देना आपने। नेक्स्ट देखें, इलिटरेसी एंड डेमोक्रेसी डू नॉट गो टुगेदर। वो कह रहा है, वो कह नहीं रहा, वो आपके ओपिनियन जानना चाह रहा है कि एक सामने वाले बंदे ने कह दिया कि इलिटरेसी और डेमोक्रेसी डू नॉट गो टुगेदर, कि कभी इकट्ठी हो ही नहीं सकती, इकट्ठी चल नहीं सकती, प्रोग्रेस नहीं कर सकती। अब आप उसको सपोर्ट करते हो कि निगेट करते हो, ये वो आप पे है। जो भी करते हो आपको प्रूव करना पड़ेगा। फिर लेट देयर बी मोर लाइट इन द कॉरिडोर्स ऑफ वर्शिप। वो कहता है कि जो वर्शिप के कॉरिडोर्स हैं उसमें और ज्यादा लाइट आने दो। आइडिया है, एक सोच है, एक थॉट है, कोई भी बात जहन में आ गई, एक्सपेंड करो उसको। रियल डेवलपमेंट शुड ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइव्स, नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्टैटिक्स। आइडिया है। और देखें, लिटरेचर इज अ लोनली प्लेनेट फॉर आइडियलिस्ट। जो आइडियलिस्ट हैं उनके लिए लिटरेचर ही एक प्लेनेट है। डेमोक्रेसी इज अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस। डेमोक्रेसी तो एक कल्चर है भाई, प्रोसेस नहीं है। ये थोड़ा मुश्किल ऐसे है। Too many of us are not living our dreams because we are living our fears। इतना कुछ लिखा जा सकता है इस पर। अब लिखने को तो आप इस पर 50 पेज लिख दो, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लेकिन आपको प्रूव करना होता है अच्छी एग्जाम्पल्स के साथ, अच्छी पर्सनैलिटीज की एग्जाम्पल्स के साथ, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स के साथ, सोशल और पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली और नेशन वाइज एग्जाम्पल के साथ आप उसको प्रूव करते हो। लाइफ विदाउट कंट्रोवर्सी इज नो लाइफ। बट वाई वन शुड नॉट चूज सेव हेवन ऑफ कंफॉर्मिज्म। चलें, इसको जब करेंगे तो इसकी डिटेल लिखेंगे। बहरहाल ये एक आइडिया है। फिर विजडम कोट्स भी हो सकती हैं, जो डिफरेंट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज हैं उनकी कोई खास बात है, कोई फेमस हो गई है तो उसकी बात करेंगे। सुकरात ने कहा था, बी अवेयर, बी वेयर द बेयरनेस ऑफ अ बिजी लाइफ। अपनी मसरूफियत की जिंदगी के उजाड़पन से बाखबर रहो, कहते हैं। फिर ये देखें, इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल द आयरन डू। ठीक है, ये बड़ा खूबसूरत ये कोटेशन है और इस पे हम पूरा ऐसे करेंगे। इफ गोल्ड रस्ट, अगर गोल्ड पर ही जंग लग जाए तो आयरन का क्या हाल होगा। आपको वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका मतलब ये है, यूं समझ लें, आप यूं समझ लें कि अगर एक मस्जिद का इमाम ही करप्शन करे तो फिर मेरे जैसा जो आम बंदा है उसका क्या हाल होगा। बात समझ आई है। ये है। और देखें, टू मैनी ऑफ अस आर नॉट लिविंग आवर ड्रीम्स बिकॉज वी आर लिविंग आवर फियर्स। ये विजडम कोट है, तो रिपीट हो गया। फिर फ्रैलिटी, दाई नेम इज वुमन। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, फ्रैलिटी द नेम इज वुमन, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। उसने कहा था। फिर अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जब हम प्रोवर्बियल फ्रेजेस की बात करते हैं तो उसमें एडिज है, मैक्सिम है, कोई जनरल ट्रूथ है, वो प्रोवर्बियल है, बेसिकली आर्गुमेंटेटिव है। ठीक है। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, प्रोवर्ब है। अपनी, अपना काम आप काज वहां काज। ठीक है। गिव अ मैन फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम, प्रोवर्ब है। और व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन मेक लेमोनेड, ये बोथ